नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान का अध्ययन करेंगे। कन्यादान का अध्ययन करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहला है, क्या आपने कभी कन्यादान होते हुए देखा है और कहाँ? और दूसरा, आपको विवाह का सबसे भावात्मक पल कौन सा लगता है? आप में से बहुत से बच्चों ने जो है विवाह समारोह देखा होगा और शादी में आपने कन्यादान एक रस्म है वो जरूर देखी होगी। कन्यादान शब्द जो है, जैसा कि अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो कन्या दान, दान माने देना, और कन्या लड़की बेटी, तो कन्या का दान करना है। और ये आप सभी लोगों को पता होगा कि विवाह के समय एक रस्म होती है जिसमें माता पिता अपनी पुत्री का हाथ उसके वर के हाथ में देकर दान करते हैं। और इस रस्म को जो है बहुत पवित्र माना गया है। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, कहते हैं कि कन्यादान करने से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है। और प्रत्येक विवाह में ये रस्म जो है निभाई जाती है। तो ये ऋतुराज जी ने लिखी है, ये उनका चित्र है। आप ध्यान से देखिए, कवि ऋतुराज जी का। अब है कवि परिचय पढ़ेंगे। ऋतुराज जी के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दिया गया है। मैंने कुछ बिंदु वहां से उठा लिए हैं। ध्यान से देखिए। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्न, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख हैं। इसके साथ कवि ऋतुराज जी को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उनमें कुछ नाम यहाँ पे हैं: सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से ऋतुराज जी को सम्मानित किया गया है। ये आपकी पाठ्यपुस्तक में ये कविता दी है, कन्यादान कविता। तो हम जो है इस कविता का भाव और उसका अर्थ समझते हैं। कविता की पंक्तियां देखिए। और ये कविता बहुत ही खूबसूरत कविता है। कवि ऋतुराज जी ने बहुत छोटे शब्दों में जो है, बहुत कम शब्दों में जो है अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। कविता देखिए आप लोग, बच्चे ध्यान से देखिएगा इसे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब अंतिम पूंजी, पूंजी माने क्या होता है? संपत्ति होती है। प्रामाणिक माने क्या होता है? जो सिद्ध हो, जिसका प्रमाण उपलब्ध हो। तो यहां पर किसकी बात करी जा रही है? किसके दुख की बात की जा रही है यहां पर? लड़की के माँ की दुख की बात। लड़की की माँ जिस समय कन्यादान कर रही होती है, कन्यादान के समय उसका दुख जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अपनी अंतिम पूंजी जो है दान दे रही है। देखिए इसका सरल अर्थ, देखिए सरल अर्थ। कवि कहते हैं कि विवाह के अवसर पर अपनी लाडली का दान करना कोई साधारण बात नहीं है। माने जो हम कन्यादान की रस्म जो हम निभाते हैं, जो विवाह के अवसर पर, ये इतना साधारण सामान्य सा काम नहीं है। अपनी बेटी का दान करना, इसके लिए
बहुत साहस की जो है ज़रूरत होती है। और उस वक्त जो है माँ पिता को कितनी दुख, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट होता है, इसे आम आदमी नहीं समझ सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि जो विवाह मंडप में जो बेटी बैठी है, मानो अपने माता पिता की अंतिम संपत्ति, अंतिम पूंजी है। और कवि ने जो ये वाक्य यहाँ पर प्रयोग किया है कि वही उसकी अंतिम पूंजी हो, ये जो है माता पिता की विवशता को दर्शाता है। कोई भी माँ जो है अपनी बेटी, जो बेटी उसकी सुख दुख की साथी है, उसको जिस समय उसे जो है दूसरे को सौंपना पड़ता है और विवाह होता है, उसमें कन्यादान जैसी रस्म होती है, तो उसके दुख का अनुभव जो है हम सामान्य व्यक्ति, हम सभी लोग नहीं कर सकते। ये दुख केवल उसकी माँ ही समझ सकती है जो अपनी पुत्री का कन्यादान कर रही हो। माँ को बहुत चिंता भी है। आगे की पंक्तियों में देखिए, अभी आपके सामने पंक्तियाँ आ रही हैं। माँ को बहुत चिंता है अपनी बेटी के बारे में, उसके विवाह के अवसर पर उसको चिंता भी हो रही है। क्या चिंता है देखिए, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। क्या मतलब हुआ? माँ को क्या चिंता है? माँ को सबसे ज़्यादा चिंता है अपनी बेटी की कि उसकी बेटी जो है अभी इतनी समझदार नहीं हुई है। सयानी माने समझदार, बाँचना माने पढ़ना। तो माँ को सबसे ज़्यादा चिंता है, माँ को सबसे ज़्यादा कष्ट है कि उसकी बेटी अभी सयानी नहीं है। और इस कविता में कवि ऋतुराज जी ने माँ के उसे पीड़ा का, उस दुख का जो है यहाँ पर उन्होंने जो है वर्णन किया है, जिस समय माँ अपनी बेटी को विदा करती है। उस समय माँ को लगता है कि उसने अपनी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति जो है गवा दी है। जिस संपत्ति को वो जो है काफ़ी समय से जो है सजो कर रख रही थी, आज उसे दान देने का जो है उस मौका आ गया है, आज उसे दान देना पड़ रहा है। माँ को इसके साथ आशंका भी बहुत है कि विवाह के बाद लड़की का क्या होगा, क्योंकि उसकी लड़की जो है बहुत सयानी नहीं है, समझदार नहीं है, कि कहीं ससुराल में बेटी को कष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत भोली है। अभी लड़की क्या है, इतनी भोली है कि वो विवाह के बाद केवल सुखी जीवन की कल्पना कर सकती है, किंतु जिसने कभी दुख देखा नहीं, वो भला दुख का सामना कैसी करेगी? क्योंकि लड़की ने कभी दुख नहीं झेले। अपने माता पिता के आंचल में उसने हमेशा जो है सुख और खुशी का अनुभव किया है। दुख क्या होता है उस लड़की को कुछ नहीं पता है। यहाँ पे देखिए, उसे दुख बाँचना नहीं आता था, उसको दुख नहीं पता था, दुख का सामना कैसे किया जाता है, दुख होता क्या है उसको पता नहीं था। वो बेटी जो है बिल्कुल अबोध है, भोली है, नादान है, और यही जो है माँ की चिंता का सबसे बड़ा कारण था। अब आगे की देखिए पंक्तियाँ, कितनी खूबसूरत पंक्तियाँ हैं यहाँ पर। कवि ने बेटी के बारे में बताया है कि वो किस प्रकार की स्वभाव की थी, कैसी थी वो। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जिस कन्या का विवाह हो रहा था वो कैसी थी, कवि बता रहा है। पाठिका माने पढ़ने वाला। तुक और लयबद्ध पंक्तियां कविता की होती हैं। धुंधला माने जो धूमिल हो, जो ठीक से दिखाई न पड़े। अब आगे जो है कवि कह रहे हैं, कवि उस लड़की के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि लड़की अभी, कन्या अभी इतनी सयानी नहीं हुई थी, अभी भी जो है भोलापन और मासूमियत उसके चेहरे से झलकती थी। उसने जो है दुख तो कभी देखे ही नहीं, उसने सुख, अपने जीवन में केवल सुख देखे थे, उसे दुख का आभास तक नहीं था। और वो क्या थी? पाठिका। पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। कहने का माने क्या हुआ कि उसको पाठिका के रूप में केवल अच्छी बातें पता थी, केवल उसको सुख का दायरा पता था। और उसके बाद जो है, उस दायरे के बाद जो है दुख भी आता है, वो दुखों से अनजान थी। सुख और दुख जो है ये एक क्रम के समान है कि जीवन में जो है सुख आएगा तो उसके बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख जो है आएगा, एक चक्र की तरह चलता है। लेकिन वो जो कन्या थी उसको तो केवल सुख का दायरा पता था, सुख के बाद दुख भी आता है। वो कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि वो जीवन के उतार चढ़ाव से
बिल्कुल अनभिज्ञ थी, उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वह कैसी कन्या थी? वह केवल तुकबंदी कविताएं, लय वाली पंक्तियां ही पढ़ना जानती थी। तुकबंदी पंक्तियां, लय वाली पंक्तियां पढ़ना जानने से माने क्या हुआ कि वो केवल अच्छी अच्छी बातें, केवल वो कल्पना में रहना चाहती थी, वो अच्छी बातें पढ़ना चाहती थी, वो कविता की लय समझती थी, कविता की तुक समझती थी। लेकिन जो धुंधला प्रकाश था, जो धूमिल, जो दुख आना है, जो कोहरा था, कुहासा था, वो उससे जो है अनभिज्ञ थी। कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि लड़की को दुखों के बारे में या वो जीवन की जो वास्तविकता है वो उससे परिचित नहीं थी। लड़की जो है जीवन के उतार चढ़ाव से परिचित नहीं थी, और यही जो है विवाह के समय पर माँ की चिंता का कारण था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, माँ जो है यहाँ पर कुछ सीख दे रही है। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसके आगे जो है माँ ने बेटी को करीबन 3 सीख दी है। तो पहली सीख जो है माँ ने बेटी को क्या दी, देखिए ध्यान से। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने बेटी को सचेत किया। रीझना माने आकर्षित होना। माँ ने कन्यादान करते समय अपनी बेटी को सीख दी। उन्होंने बेटी को सचेत किया कि तुम ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर ना रहना। पानी में अपना चेहरा, कभी हो सकता है तुमने अपना सौंदर्य दर्पण में देखा, उसको देखकर उस पर तुमको मोहित मत हो जाना, तुम खूब खुश मत रहना, प्रसन्न मत रहना। माँ समझा रही है उसको आगे कि हो सकता है कि तुम नए घर में जा रही, ससुराल में जा रही, तो लोग जो है तुम्हारी सुंदरता के पुल बांधने लगेंगे कि तुम बहुत सुंदर हो। तो तुम जो है कभी बहकना नहीं, हमेशा जो है सचेत रहना। इसके बाद जो है ये पहली सीख माँ की थी कि तुम जो है कभी भी अपने सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होना। बच्चों आगे ये की पंक्तियां देखिए। इसमें जो है दूसरी सीख माँ दे रही है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आपको पता ही है आग का प्रयोग जो है किस लिए होता है? रोटियां सेकने के लिए होता है, और आग का प्रयोग जलने के लिए भी होता है। तो लेकिन माँ यहाँ पर बेटी को सचेत कर रही है, सीख दे रही है कि आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए है, स्वयं जल मरने के लिए नहीं है। या कोई तुम पर अत्याचार करे और तुम्हें जलाकर मारने का प्रयास करे, तो आग का प्रयोग जो है तुम्हें पता होना चाहिए। कभी भी तुम्हारे मन में भी कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जब तुम्हें परेशानी होती है, जब तुम्हें दुख होता है, तुम अपने मन में कभी मरने का ख्याल मत लाना, आग से जलने का ख्याल मत लाना। माँ ने कहा, अगर वहां तुम्हें प्रताड़नाएं मिले तो आत्मदाह करने का ख्याल भी अपने मन में मत लाना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। माँ ने क्या, लड़की को आग से बचने की सलाह दी है, उसका सदुपयोग करने की सलाह दी है। और माँ कह रही है कि तुम जो है ससुराल में जाकर अपने जीवन का सावधानी से निर्वाह करना, घर गृहस्थी के काम जरूर करना, लेकिन कभी भी अत्याचार को सहन मत करना। ये देखिए, अब यहाँ पे माँ एक शिक्षा दे रही है। आगे की पंक्तियां देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर। और बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, ये माँ की तीसरी सीख है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आभूषण आपको पता ही है, गहना, शाब्दिक शब्दों का, भ्रम, धोखा। अब माँ जो है लड़की को आगे सचेत कर रही है, आगे सावधान कर रही है, आगे समझाते हुए वो कह रही है कि तुम्हें जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे उसके छलावे में मत आना। सामान्यतः आप लोगों ने देखा है ना, ससुराल में जब नई बहू आती है तो उसको अच्छे अच्छे वस्त्र दिए जाते हैं, आभूषण गहने दिए जाते हैं, तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इससे माँ जो है सचेत कर रही है लड़की को कि तुम जो है ससुराल जाकर जब तुम्हें सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे तो तुम उसके छलावे में ना रहना। ये बहू को घर गृहस्थी के बंधन में बांधने के मोहक अस्त्र होते हैं। माँ कह रही है ये शाब्दिक भ्रम है, जो स्त्री आभूषण और वस्त्र ये स्त्री जीवन के बंधन है, ये केवल भ्रम मात्र है। ये स्त्री के जीवन में बंधन का कार्य करते हैं,
तुम कभी भी इस बंधन में ना बंधना। अब माँ ऐसा कह रही है तो यहाँ बच्चों आप लोग ये मत समझ लेना कि जो है ससुराल में जाके अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं, अच्छे गहने नहीं लेने हैं। माँ का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि तुम जो है उसमें डूब नहीं जाना, उसमें खो मत जाना। सामान्यतः जो है वस्त्र और आभूषण ये जो है माना जाता है कि ये स्त्री की कमजोरी होती है, तो तुम्हें इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना है। इसके बाद देखिए, इस कविता की सबसे खूबसूरत पंक्तियां ये हैं। यहाँ पे 2 पंक्तियां हैं कविता के अंत में कवि ने कही है, माँ के माध्यम से कवि ने कहलाया है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पूरी कविता का जो सार है, पूरी कविता का जो उद्देश्य है कवि का, वो इन अंतिम 2 पंक्तियों में समाहित है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये देखिए, माँ ने क्या है, आपको मुक्त होना है, आपको बंधनों को त्यागना है, आपको दुखी नहीं होना है। क्या होता है हमारे समाज में, सामान्यतः लोग जो है एक लड़की को कमजोर समझने की भूल करते हैं। सामान्यतः माना जाता है कि अच्छा लड़की है, कमजोर होगी, कोमल है, तो ये वो भूल करते हैं। और इसी को जो है माँ ने ध्यान में देते हुए अपनी पुत्री को सलाह दी है कि लड़की होना बुरी बात नहीं है, लड़की जैसे दिखाई नहीं देना है। क्योंकि समाज ने जो एक मानसिकता बना रखी है लड़कियों के प्रति, उसको जो है तुम्हें ध्यान में देना है, उस पर अग्रसर होना जो है दुखद है। माँ कह रही है कि लड़की होने में कोई बुराई नहीं है, लड़की जैसे तुम्हारे गुण जो भी होते हैं, जो आपका दया है, प्रेम है, ठीक है, परिवार को संभाल के रखना है, लड़की के कोमलता है, लज्जा है, ऐसा माँ ने कहा है कि मैंने तुमसे गुण जो है अपने अंदर रखो, लेकिन उनको जो है कभी दिखाई उन लड़कियों की तरह दिखाई मत दो। तुम कमजोर, तुम अबला मत हो, तुम ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें देख के अबला समझे, कमजोर समझे। तो माँ का कहना है कि तुम्हें जो है लड़की की तरह कमजोर और असहाय नहीं दिखना है। अगर जरूरत पड़ी तो कोमलता, लज्जा आदि को त्याग कर, उसको परे हटाकर तुम्हें जो है अत्याचार के प्रति आवाज उठानी है। सामान्यतः माना यह जाता है कि लड़की है तो कमजोर है, क्या कर लेगी, माने इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है। तो माँ का कहना है, माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है कि तुम जो है अगर आवश्यकता पड़ी तब तुम जो है इन गुणों को त्याग कर तुम अत्याचार का सामना करोगी, उसका विरोध करोगी, उसका तुम्हारे ऊपर अगर कोई शोषण होता है, तो कोई अत्याचार होता है, तो तुम उसका प्रतिकार करोगी। ये शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए इन्हें। प्रामाणिक, सच्चा, वास्तविक, सयानी, समझदार, आभास, महसूस होना, बाँचना, पढ़ना, पाठिका, पढ़ने वाली, धुंधले, अस्पष्ट, ठीक से ना दिखाई देने वाला, लयबद्ध, लय में बंधी, रीझना, मन ही मन प्रसन्न होना, आभूषण, गहना, शाब्दिक, शब्दों का भ्रम या धोखा। बच्चों, आपने ये कविता, इसका जब आपने इस कविता का अर्थ सुना तो कविता का मूल भाव आपको समझ में आ चुका है, आ ही गया होगा। इसे मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस कविता की जो माँ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों ध्यान से, कि इस कविता की जो माँ है वो जो यहाँ पे सीख दे रही है वो परंपरागत आदर्श से हटकर है। ये एक आधुनिक माँ की शिक्षा है। अगर परंपरागत आदर्श वाली माँ होती तो वो लड़की को यही सीख देती कि ससुराल तुम्हारा घर है, तुम्हारा विवाह हो रहा है, कुछ ऐसा मत करना कि जो है हमारा नाम जो है बदनाम हो जाए, अब तुम्हारी वहीं पे जो है तुमको निर्वाह करना है। माने इस प्रकार की सीख जो है आज तक जो है जो परंपरागत माँ है वो देती चली आ रही है। लेकिन कवि ऋतुराज की कविता की जो माँ है वो एक आधुनिक माँ है। वो अपनी बेटी को नई शिक्षा दे रही है
उससे हटकर एक शिक्षा दे रही है कि ठीक है, तुम्हारे अंदर गुण होने हैं, स्त्री वाले गुण होने हैं, घर को संभालना है, लेकिन तुम्हें अत्याचार सहन नहीं करना है। कवि ऋतुराज का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। मुलम्मा माने आवरण, आदर उसका खोल। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। कोमलता, लड़की को हम कोमल समझते हैं लेकिन हम उसे कमजोर भी समझते हैं, और लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ की सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण यहाँ पर उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस छोटी सी कविता में कवि ऋतुराज जी ने स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त की है। अब आगे कुछ प्रश्न अभ्यास हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माँ दुनिया में होते बेटियों के प्रति अत्याचारों से अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। वो माँ अपनी बेटी को सीख देती है। माँ को पता है कि उसकी बेटी बहुत सयानी नहीं हुई है, अभी समझदार नहीं हुई है, बहुत भोली और अनजान है। इसीलिए वो सीख देती है कि अपने स्वभाव में शालीनता एवं कोमलता बनाए रखना, लेकिन इसे कभी भी जग जाहिर मत देना, क्योंकि फिर दुनिया क्या है, तुम्हारी इसी खूबियों का फायदा उठाएगी। आप दूसरा प्रश्न देखिए। ये अभी हमने आपको अर्थ समझाते हुए बताया है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? तो इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी ओर संकेत किया गया है। नारी अपना हर क्षण परिवार का भरण पोषण करने में व्यतीत करती है तथा खुद को हर धूप में तपाती है, दुख में तपाती है, ताकि उसके परिवार पर आंच नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, नारी जो है वंचित होती है, सुख से वंचित होती है, उस सुख से वंचित होती है जिसकी कि वो हकदार है। अब इसका दूसरा भाग देखिए। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही बताया है कि बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि वो अपने आसपास होती हुई अच्छी और बुरी चीज़ों को पहचान जाए। इसीलिए माँ नहीं चाहती थी कि जो कष्ट उसने झेला है अपने भूतकाल में, जो उसने जो कष्ट जो है झेला है, वही उसकी बेटी भविष्य में झेले। और इसीलिए जो है वो क्या करती है, अपनी बेटी को सावधान करती है, सचेत करती है। अब ये देखिए, ये अभी हमने आपको बताया है विदाई के समय माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। क्या सीख दी? पहली दी कि सुंदरता पर कभी भी मन ही मन में आकर्षित मत होना, मोहित मत होना, खुश मत होना। दूसरा, स्वयं को भोली व सरल मत दिखने देना, नहीं तो लोग जो है तुम पर अत्याचार कर लेंगे। फिर तीसरी दी आपको गहने और कपड़ों को, माँ ने क्या कहा कि ये जो है बंधन है और इन्हें कभी जो है आप अपनी कमजोरी मत बनने देना। और आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, उसे जलने का साधन मत बनने देना। माने कभी भी ऐसा ना हो कि तुम घबरा कर जो है आत्मदाह करने के बारे में सोच लो। अगला प्रश्न देखिए, माँ की अंतिम पूंजी क्या थी? माँ की अंतिम पूंजी बेटी। माने इसमें जो है कवि ने जो है बेटी को ही जो है अंतिम पूंजी कहा है, क्योंकि माँ जो है जब उसे ससुराल भेज देगी तो माँ क्या हो जाएगी, अकेली हो जाएगी, और बेटी ही उसके सुख दुख का साथी थी, उसके जीवन भर की कमाई थी, और उसे बहुत प्यार से जो है माँ ने पाला पोसा था और उसे बड़ा किया था। और अब जो है वो विवाह के अवसर पर अपनी जीवन भर की पूंजी को दूसरों को सौंपने जा रही है। उसे विदा कर दे, बेटी की विदाई के बाद माँ क्या है, वो मानसिक रूप से अकेली हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न देखिए, माँ ने बेटी को कैसे सावधान किया? कन्यादान कविता में हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ ही चुके हैं कि अनेक सीख देखकर माँ ने बेटी को सावधान किया। माँ ने उसे समझाया कि वह कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर न रीझे, क्योंकि उसकी यही मुग्धता उसके बंधन का कारण बन जाएगी, और अपनी सरलता और भोलेपन को इस प्रकार प्रकट ना करे कि लोग उसका गलत फायदा उठा लें।
माँ का कहना है कि वो घरेलू काम तो करे लेकिन अत्याचारों को सहन न करे। इसके साथ ही माँ उसे यह कहकर भी सावधान करती है कि नारी की सुंदरता, उसकी प्रशंसा, सुंदर वस्त्र एवं गहने, ये सभी क्या हैं? स्त्री को पराधीन रखने के लिए, परतंत्र रखने के तरीके हैं, और नारी को इसमें खोकर जो है अपने व्यक्तित्व को नहीं खोना चाहिए। देखिए इसे, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध करिए। इन पंक्तियों को पढ़कर हमें हमारे सामने कौन सी छवि आ रही है, आप ध्यान दीजिए कि लड़की जो है बहुत कम उम्र की है, अभी उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। वह अपनी माँ बाप की छाया में सुरक्षित है, खुश है और अपने भविष्य के सुनहरे सपने देखने में व्यस्त है। इस हमने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि इस कविता की जो लड़की है वो काल्पनिक दुनिया में खोई रहने वाली लड़की है और यही माँ की चिंता का कारण है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? माँ और बेटी के बीच का रिश्ता हर रिश्ते से ज़्यादा गहराई रखता है। माँ के लिए उसकी बेटी ही उसकी सबसे खास दोस्त होती है। इसलिए माँ सोचती है कि जब कन्यादान की बारी आएगी तो उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचेगा, उसकी उम्र भर की पूंजी चली जाएगी। इसलिए जो है वो बेटी जो है माँ को उसकी अंतिम पूंजी लगती है। अब एक प्रश्न बच्चों आप ध्यान से देखिए, आप लोगों ने इस कविता की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कन्यादान का शाब्दिक अर्थ बताया था। तो कन्या के साथ दान के औचित्य पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर कन्या के साथ जो दान शब्द लगा है ये उचित है या नहीं है, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ विचार दिए हैं, तो आप जब भी लिखेंगे तो आप अपने हिसाब से आप क्या सोचते हैं आप अपने विचार लिखेंगे। कन्यादान माने कन्या का दान करना। यहाँ पर है कि बेटी कोई वस्तु नहीं है जिसका दान हो, इसलिए कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग सही नहीं है, हमारे विचार से सही नहीं है। लेकिन इसके बाद भी सबसे विडम्बना ये है कि ये रस्म जो है आज भी विवाह जब होता है तो ये कन्यादान की रस्म होती है। शादी के बाद जरूर बेटी दूसरे घर चली जाती है, परंतु उसका स्नेह और प्यार अपने मायके वालों के साथ हमेशा बना रहता है। बेटी का पृथक व स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, उसके जीवन का दान देना उचित नहीं है। माने मेरे विचार से तो ये अनुचित है, क्योंकि बेटी जो है वो स्वयं ही अपने जीवन की कर्ता धर्ता होनी चाहिए। आज के आधुनिक समय में वह स्वयं में समर्थ है, अतः उसके जीवन के फैसले उस पर ही निर्भर होना चाहिए, माने उसे फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। ये कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हैं। कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषण को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा है? मैं पढ़ती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। कवि ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता की इस पंक्ति में माँ अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय उसे सीख देती है कि वस्त्र और आभूषण के शाब्दिक भ्रम में मत फंसना। शाब्दिक भ्रम शब्दों का ऐसा जाल होता है जहाँ अर्थ उलझकर रह जाता है। ऐसे ही स्त्री वस्त्र और आभूषण पहनकर लोभ में आ जाती है। वास्तव में ये वस्त्र और आभूषण उसके बंधन है। इनके माया जाल में फंसकर वह अपना अस्तित्व भुला देती है, अपने लक्ष्य से भटक जाती है। अब देखिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप बच्चे अच्छी तरह से तैयार करेंगे, परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? क्या मतलब है इसका? कि माँ अपनी पुत्री को अबला व कमजोर न बनने की सीख दे रही है। लड़की के समान गुण रखने के बावजूद भी व्यवहार में कमजोरी नहीं दिखाने की सीख माँ दे रही है। माँ कह रही है कि वो कभी भी जो है एक अबला नारी की तरह अत्याचार सहन न करे, दुर्बल न बने, अत्याचार का प्रतिकार करे, उसका विरोध करे। अब है, माँ ने बेटी को ये सब सीखें क्यों दी?
माँ ने बेटी को ये सब सीखे इसलिए दी हैं, क्यों दी है, माने कारण क्या है, ताकि वह अपनी बेटी को तैयार कर सके। विवाह के पश्चात जब वो ससुराल में जाएगी तो उसको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो संघर्ष आएंगे, उनका सामना करने में सक्षम बना सके। वह अपनी बेटी को कमज़ोर नहीं बनाना चाहती थी, वो चाहती थी कि उसकी बेटी जीवन की वास्तविकताओं का सामना करे, वो साहसी बनाना चाहती थी। वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन क्यों कहे गए हैं, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन का परिवर्तित रूप है। इसी से संबंधित एक प्रश्न हम ऊपर जो है अभी उस पर विचार विमर्श कर चुके हैं। अच्छा, ये देखिए, ये एक प्रश्न है, ये थोड़ा सा अलग है। बच्चों आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड की परीक्षा में भी आया था। कन्यादान कविता के आधार पर कन्या की कोई दो विशेषताएं बताइए। कन्यादान कविता के आधार पर कन्या की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। एक पहली है, इसके अलावा भी बहुत सी विशेषताएं जो आपको समझ में आती हैं, आप उन्हें लिख लेंगे। वह अत्यंत सरल एवं भोली थी। वह अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई थी कि दूसरे के मनोभावों को समझ सके। दूसरा है, वह बाह्य जीवन से अनभिज्ञ थी। बाहरी जीवन के छल छद्मों को पहचानना उसे नहीं आता था, ना ही उसे दुनियादारी का ज्ञान था। छल छद्म माने धोखा। इसके बाद देखिए, कन्यादान कविता में किसके दुख की बात कही गई है और क्यों। यहाँ पर माँ के दुख की बात की गई है और क्यों कही गई है कि वो पुत्री का कन्यादान करने जा रही है, माने उसका विवाह करने जा रही है, अपने से दूर करने जा रही है। और बेटी माँ की अंतिम साथी होती है, उसकी अंतिम पूंजी होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है, और माँ अकेली पड़ जाएगी उसके जाने के बाद। इसलिए यहाँ पर कन्यादान कविता के माध्यम से कवि ने एक दुखी माँ की सीख और उसके दुख को व्यक्त किया है। बच्चे, इसके जो प्रश्न, कुछ परिवर्तित प्रश्न दिए गए हैं, आपके जब आपका परीक्षा होगी तो उसमें जो है जो मूल्यपरक प्रश्न आएंगे। कोई भी प्रश्न जो है आपसे सीधे नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है उन प्रश्नों का उत्तर आपको पता हो, लेकिन आप प्रश्न नहीं समझ पाए, तो कोई भी जो है प्रश्न आप जो है तैयार कीजिए, उत्तर तैयार कीजिए और प्रश्न को समझने की आप चेष्टा कीजिए। अब जो है ये आपकी कक्षा गतिविधियां हैं, जिसमें एक हमने दी है यहाँ पर वाद विवाद। तो इसमें है, पहला है, आपकी दृष्टि में कन्या के दान की बात उचित है या नहीं है। तो ये हम जब भी समय मिलेगा तो इसको कक्षा में करेंगे। और दूसरा है, समाज में स्त्रियां या लड़कियां जो है कितनी स्वतंत्र हैं। ये आपके गृह कार्य के प्रश्न हैं, इन्हें आप लिख लीजिएगा। अब आपके लिए यहाँ पर परियोजना कार्य आया है। कुछ गतिविधियां आपको हटकर करनी है। तो देखिए, मानवाधिकार को भली प्रकार समझिए। स्त्री मानवाधिकार क्या है, अध्ययन करके लिखिए। या आप अपने नेटवर्क की सहायता से आप जो है इस पर जो है सामग्री संग्रह करेंगे और इसे लिखेंगे। दूसरी गतिविधि आपकी है, मलाला यूसुफजाई और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, पता लगाइए और अपनी फाइल में सचित्र संकलन कीजिए। तीसरी गतिविधि आपकी है, एक निबंध लेखन है नारी सशक्तिकरण पर। और चौथी आपके लिए है, चौथा जो है कार्य है, बेटी बचाओ विषय पर कविता एवं पोस्टर निर्माण करना। ये आपके लिए परियोजना कार्य है। अब इस कविता का शिल्प सौंदर्य हम देखते हैं, या काव्य सौंदर्य हम इसे कहते हैं। कविता की भाषा जो है खड़ी बोली है, खड़ी बोली हिंदी है, सरल भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है बीच बीच में, प्रमाणिक है, लयबद्ध है। इसके साथ इस कविता की भाषा क्या है, लाक्षणिक भाषा का भी प्रयोग किया गया है, जहां पर पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। प्रश्न शैली है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख, प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। फिर कविता में अलंकारों का भी प्रयोग किया है, काफी सुंदर प्रयोग है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है,
जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। ये एक कविता है भाव साम्य से संबंधित। और भाव साम्य आपको पता होगा बच्चों, भाव साम्य क्या होता है कि इस कविता से मिलते जुलते अर्थ वाली कविताएं जो है होती हैं। तो इस कविता का अर्थ किन कविताओं से मिल रहा है, उससे मिलते जुलते अर्थ वाली एक कविता मुझे मिली है, तो वो मैंने यहाँ पर जो है आपको दिखाई है। इसके अलावा बहुत सी कविताएं हैं, आप उसे नेट में देख सकते हैं। तो कन्यादान कविता हमारी अब यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आपको प्रश्न उत्तर इसका भावार्थ जो है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।